मंच पर उपस्थित रामबाऊ मालगी प्रबोधिनी के तत्वाधान में आज का जो कार्यक्रम है उसमें मंच पर उपस्थित श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, श्री रविंद्र साठे जी, श्री राम चोलिया जी, श्री जगदीश यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री श्रीमान वी सतीश जी और आज इस सभागार के अंदर आए हुए सभी प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं रामबाऊ मालगी प्रबोधिनी को साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एक उचित मौके पर उचित विषय पर ये परिसंवाद का आयोजन किया है। 3 दिन तक अलग अलग विषय पर ये परिसंवाद चलेगा। कई सारे लोग इसके अंदर अपनी अपनी दृष्टि से अपनी बात रखेंगे। मुझे भी कहा गया है कि मैं भी इस विषय पर कुछ बात सबके सामने रखूं। अभी संचालक महोदय चोलिया जी ने कहा कि मोदी जी को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। ये आपकी भ्रांति है। मोदी जी को मुझसे बेहतर भारत की जनता जानती है और उनके विचार, उनके काम और उनकी सिद्धियों के आधार पर जानती है। और लोकतंत्र के अंदर जो सार्वजनिक जीवन के माध्यम से जन सेवा के लिए काम करने के लिए आगे आते हैं, इस सभी लोगों के लिए आदर्श होना चाहिए कि पहचान नाम से न हो, पहचान जाति से न हो, पहचान अपनी शिक्षा से न हो, पहचान अपनी स्किल से भी न हो, पहचान अपनी सिद्धियों के आधार पर हो। इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। डिलीवरिंग डेमोक्रेसी एक छोटे से शब्द के अंदर भारत की 70 साल की 75 साल हो गए आज़ादी को। 75 साल तक भारत की जनता की जो आशा थी, ये 1-2 शब्द के अंदर समाहित कर ली। जब हम आजाद हुए, हमारे देश की संविधान सभा बनी। संविधान सभा ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्वीकार किया और बहुत सोच समझकर स्वीकार किया था। उचित फैसला था कि इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं वाला देश, ये किसी व्यक्ति के आधार पर चुनकर नहीं आना चाहिए। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम होनी चाहिए। हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। आइडियोलॉजी के आधार पर उसका चुनाव घोषणा पत्र बनना चाहिए। चुनाव घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए। उस पर जनमत प्राप्त कर पार्टी जिसको तय करे वो पार्टी का नेता हो और उसको देश चलाने का अधिकार हो। बहुत सोच समझकर हमने फैसला किया था। मगर 60 के दशक के उत्तरार्ध में और उसके बाद मैं बिल्कुल बेधड़क तरीके से कह सकता हूं 2014 तक देश की क्या, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने जो एक कल्पना रखी थी कि राज्य कैसा होना चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए, उसको बहुत सारी व्याख्याओं के अंदर व्याख्यायित किया जा सकता है। मगर गांधी जी ने इसके लिए राम राज्य का शब्द का प्रयोग किया था और जिनको राम राज्य के शब्द से परहेज है वो उसको कल्याण राज्य का शब्द कहते थे। दोनों का भावार्थ एक है। 2014 तक एक कल्याण राज्य या तो राम राज्य की परिकल्पना ध्वस्त हो चुकी थी। जनता के मन में एक आशंका आ गई थी कि कहीं हमारी बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था फेल तो नहीं हो गई है, वो परिणाम नहीं दे रही है, तो आगे क्या होगा, किस प्रकार से होगा। मगर भारत की जनता का भी धैर्य बहुत बड़ा है।
और क्यों न हो, ढेर सारी चीजों को सहन करते 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 एक राष्ट्र के नाते आज हम यहां तक पहुंचे हैं। बड़े धैर्य से जनता ने फैसला दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत के साथ इस देश का शासन सौंपा। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। एक महीने में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और पहली बार कांग्रेस आइडियोलॉजी के बाहर के लोगों को सत्ता करने का मौका मिला स्वतंत्र रूप से। अटल जी की भी सरकारें बनी थी, 2 बार बनी। मोरारजी भाई की भी सरकार बनी थी, मगर ज्यादातर लोग वो सरकार जिस पर निर्भर थी या तो सरकार में थी, कहीं ना कहीं वही आइडियोलॉजी से आते थे। शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई और 7 साल से चल रही। मगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। किसी भी व्यक्ति का आज का स्वरूप देखना है तो उसके आज के स्वरूप के आधार पर आकलन नहीं करना चाहिए। आज के जगह पहुंचने के पहले कितना बड़ा तपस्या, संघर्ष, त्याग, मेहनत कर कर वो वहां पहुंचा है, उसको थोड़ा देखना चाहिए। मोदी जी के संगठन के काम और संगठन के बारे में, उनकी संगठन क्षमता के बारे में मैं कोई कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये आज का विषय भी नहीं। परंतु 2000 की साल में 2001 में भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला किया कि श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे। भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि शायद ही देश में कोई ऐसा सफल मुख्यमंत्री होगा जो मुख्यमंत्री बनने के पहले पंचायत का चुनाव भी न लड़ा हो, जिसको एक गांव चलाने का अनुभव भी नहीं था। और यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं जिसको कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां, कोई ऐसी बहुत बड़ी डिग्री ही नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी एमए है, कोई मैनेजमेंट या गवर्नेंस इस तरह विषयों से बिल्कुल अभिनग्न एक आदमी एक राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। और उस वक्त जब ये राज्य सबसे बड़े संकट में था, एक बहुत बड़े विनाशकारी भूकंप के बाद खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। और नरेंद्र भाई जब गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने पूरी स्थिति को समझने का, देखने का प्रयास चालू किया और उन्होंने कई सारे बदलाव लाने का भी प्रयास किया। उस वक्त कोई नहीं मानता था कि नरेंद्र भाई एक सफल मुख्यमंत्री होंगे। बहुत सारा काम उन्होंने गुजरात के अंदर किया, पारदर्शिता पर काम किया, जिसको आप रिफॉर्म कहते हैं, ये सुधार पर काम किया। मगर उनकी रिफॉर्म की व्याख्या आपकी बुकलेट में जो है वो नहीं है। जो परिस्थिति को बदल सकते हैं उसको रिफॉर्म कहते हैं। जो बदलाव सिस्टम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति को, पद्धति को बदले उसको रिफॉर्म नहीं कहते हैं। जो जमीन पर परिस्थिति को बदले उसको रिफॉर्म कहते हैं। शायद रिफॉर्म शब्द अपने आप में रिफॉर्म की व्याख्या को भाषांतर की दृष्टि से मैं कहूं तो व्याख्यायित नहीं करता है, मगर रिफॉर्म परिस्थिति को बदलने के लिए है, पद्धति को बदलने के लिए नहीं होते हैं। और वो नरेंद्र मोदी जी बहुत भली भांति जानते थे और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म भी किए। आर्थिक शिस्त लाने का भी प्रयास किया। जीरो डेफिसिट बजट बहुत साल के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया और उन्होंने वहां पर सबसे बड़ी बात थी सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत की। ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। विकास की परिधि ऐसी होनी चाहिए जो सर्वसमावेशक हो और विकास की रीच ऐसी होनी चाहिए जो सर्वस्पर्शी हो।
हर व्यक्ति तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और सबको समाहित करे। इस प्रकार का विकास का एक मॉडल उन्होंने करने की शुरुआत की। और कोई भी विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरियात होती है शिक्षा की। मुझे अभी ट्रोल किया गया था, मगर मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि अनपढ़ों की फौज लेकर कोई देश विकास नहीं कर सकता। उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी शासन की है, वो तो विक्टिम है। जो व्यक्ति संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों को नहीं जानता है, संविधान ने अपने पर जिस कर्तव्यों को डाला है उसको नहीं जानता है, वो देश के विकास में सहभागिता जितनी की जा सकती है इतना नहीं कर सकता। मगर उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन कर दिया मेरी बात का कि मैं अनपढ़ व्यक्ति के खिलाफ हूं। मैं अनपढ़ व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, वो तो इस सिस्टम का विक्टिम है, मगर उसको पढ़ाने का प्रयास करने का शासन का दायित्व है। और मैं मानता हूं ये दायित्व पूरा नहीं कर सकता है, वो उसका गुनहगार है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री बने तब मैं प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा हूं, लगभग 67% एनरोलमेंट था और 37% ड्रॉप आउट रेशियो था। तो 70% आप मान लो, उसमें से 40% ड्रॉप आउट होता है, तो आप आ जाते हो 40%। ये जमाने में भी 60% लोग अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाते थे। उसमें कोई बड़े सर्कुलर निकाले बगैर उन्होंने एक कार्यक्रम, स्कूलें तो बनी हुई थी, शिक्षक भी थे, उन्होंने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम लिया, जेंडर रेशियो और बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम, और एक शेड्यूल बना दिया कि शिक्षा के अभियान के लिए मुख्यमंत्री से लेकर पटवारी तक सारी शासन व्यवस्था 7 दिन 45 डिग्री टेम्परेचर में गांवों में जाकर एक दिन में 5 स्कूलों में प्रवेश महोत्सव करेगी। और उसके बाद में 100% एनरोलमेंट तो हो गया, बाद में क्या ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो माताओं की एक समिति बनाई हर स्कूल में, जिसका अध्यक्ष वो स्कूल में जो महिला शिक्षिका होती थी उसको बनाया, और जो बच्ची या बच्चा नहीं आता था वो माताएं उसके घर पर जाकर समझाकर लाने का काम करती थी, और ड्रॉप आउट रेशियो को 67% से 0 और 1 के बीच में लाने का काम किया। और जब ये उपक्रम 6 साल तक स्थायी हुआ, उसमें गुणवत्ता पर जोर देने के लिए गुणोत्सव नाम से एक कार्यक्रम किया, जिसमें सारे लोग जाकर प्राथमिक शाला जो है सरकार की, जिसकी गुणवत्ता के लिए बहुत सारे सवाल उठाए जाते थे, उसकी गुणवत्ता को ऊपर उठाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया गया। और धीरे धीरे देखते हुए आमूलचूर परिवर्तन हुआ। ये उन्होंने सबसे पहले किया। मुझे याद है, मैं विधानसभा में बैठा था, कोई आयोजन नहीं था, कुछ नहीं था। एक विधायक खड़ा होकर बोला कि मोदी जी, और ये कोई मोदी जी को पर्सनली नहीं था, सालों की समस्या थी। उन्होंने कहा, मोदी जी, मैं गुजराती में बोलता हूं, वारू वक्ते तो लाइट आवे वो करो, मतलब शाम के भोजन के वक्त बिजली रहे इतना तो करिए आप। वो 2 घंटा रहे। अब जवाब देना था मुख्यमंत्री जी को। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा थी। जवाब में उन्होंने कह दिया कि पूरे गुजरात में मैं 24 घंटे बिजली दूंगा। और उस वक्त मुझे ठीक याद है, मैं भी अचंभित था। भाषण समाप्त होने के बाद उनके ऑफिस में गया था। लीडर ऑपोजिशन उनको मिलने, अमर सिंह भाई चौधरी जो इंजीनियर थे और बिजली विभाग में ही काम कर रहे थे पहले, उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई, आपने ये गलत स्टेटमेंट कर दिया कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, हो ही नहीं सकता। नरेंद्र भाई ने कहा, मेरी इच्छा थी, मैंने बोल दिया, ईश्वर मदद करेगा, रास्ता ढूंढेंगे, मुझे लगता है हो जाएगा। और मित्रों,
उन्होंने एक नया रास्ता निकाला, एग्रीकल्चर ग्रिड और जो घरों में बिजली देने वाली ग्रिड है, दोनों को पूरे देश के अंदर अलग किया और आज पूरे देश भर में सबसे पहले 24 घंटा बिजली मिलने का काम हमारे गुजरात के अंदर शुरू हुआ। एक भी गांव ऐसा नहीं जहां 24 घंटा बिजली नहीं हुई, और बिजली जाते ही ढेर सारी समस्याओं का समाधान हो गया। गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी, उनका जीवन स्तर ऊपर आया। गांव के अंदर से पलायन जो शहर की ओर होता था वो पलायन अटक गया। गांव के अंदर छोटे छोटे बिजनेस शुरू हो गए। पहले ट्रैक्टर रिपेयर करने वाले का कारखाना कहो या छोटा सा वर्कशॉप कहो, वो तहसील सेंटर पर ही होता था। अब गांव के अंदर होने लगा। आइसक्रीम की दुकानें ही नहीं लगती थी, बिजली जाते ही आइसक्रीम पिघल जाता था। आइसक्रीम की दुकानें लगने लगी, लोगों को वहां पर भी ऐसे ढेर सारे आप कल्पना ही नहीं कर सकते। गुजरात के गांवों में आमूल चूर परिवर्तन केवल और केवल बिजली के कारण आया, मगर ये किसी की सोच नहीं थी, ना किसी का विचार था। कृषि को भी विकास के साथ जोड़ना चाहिए, तभी ही विकास परिपूर्ण होता है। भारत देश में कोई भी अर्थशास्त्री अगर ये सोचता है कि हम कृषि को साइड पर रखकर विकास कर पाएंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी रोजगारी का जरिया ही आज भी कृषि है। देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। नरेंद्र भाई ने कृषि की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए कृषि महोत्सव शुरू किया। किसान बीज लेने के लिए सरकार के वहां जाता था, सरकार बीज देने के लिए उसके यहां पहुंच गई। किसान कोई भी योजना के लिए तहसील और जिले में धक्के खाता था, सरकार उसके यहां पर। गुजरात के 19,000 गांवों के अंदर पूरी सरकार पहुंचकर उसको जो सरकार को देना था किसान को, वो एक ही समय अखात्रीज के दिन देना, इस प्रकार की व्यवस्था करी। वो यात्रा अखात्रीज से लेकर 11 दिन चलती थी। हमारे यहां गुजरात में कृषि की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन करते हैं और उसी दिन से किसान अपनी तैयारी करता है। तो कृषि महोत्सव किए, लगभग 10 साल तक चले। और मैं आपको कहता हूं, किसी भी राज्य ने उस जमाने में 2000 की बात करता हूं, कंटिन्यूअसली सातत्यपूर्ण तरीके से 10 साल तक 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अचीव नहीं करा था। गुजरात ने 10 साल तक 10% एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। दो, जैसे मैंने कहा, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशक होना चाहिए। गुजरात में 2 क्षेत्र ऐसे थे। एक वन क्षेत्र था जहां हमारे आदिवासी भाई रहते थे, पहाड़ पर रहते थे, वनों में रहते थे, और दूसरा सागर किनारा गुजरात का बहुत बड़ा है और बॉर्डर का एरिया बहुत बड़ा है। तो 2 क्षेत्र के अंदर विकास नहीं पहुंचा था। ये 2 क्षेत्र के अंदर विकास को पहुंचाना बहुत जरूरी था, वरना हम कह ही नहीं सकते कि हमने सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास के मॉडल को स्वीकार किया है। इसलिए उन्होंने सागर खेडू योजना, वन बंधु कल्याण योजना, 2 योजनाएं लाए और व्यक्ति, गांव, क्षेत्र और फिर राज्य, 4 प्रकार के विकास के कार्यक्रम दिए, जो व्यक्ति को भी एम्पावर करता था, गांव की सुविधाओं को पूरा करता था, और एजुकेशन और हेल्थ के बारे में क्षेत्र की सुविधाओं को पूरा करता था, और वो राज्य के विकास के अंदर कंट्रीब्यूट करता था। ये सभी योजनाओं का अध्ययन करने वाले लोगों के लिए ये मॉडल अध्ययन करने जैसा है। आज भी उपलब्ध है गुजरात सरकार की साइट पर, वन बंधु कल्याण और सागर खेडू कल्याण योजना। इसका एक बार अध्ययन करिए आप। इसके अंदर रोजगारी भी है, शिक्षा भी है, इसके अंदर कृषि भी है, उसके अंदर इसके परंपरागत रोजी के जैसे मछुआरों के लिए है, और इस प्रकार की मधुमक्खी पालन है, महुड़ा का पान, मतलब ये वन उपजों का, आदिवासियों का काम, सारी चीजों को जोड़कर ये बनाया गया। और ये 2 योजनाओं को उन्होंने थ्रस्ट का विषय बनाया। और आज़ादी के बाद, संविधान बनने के बाद, गुजरात एक ऐसा राज्य है जो आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार दिया है कि जितनी उनकी आबादी है उतना प्रतिशत बजट का आवंटन उनको हो।
कहीं पर नहीं होता था। सबसे पहले गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने आबादी के अनुपात में आदिवासियों के विकास के लिए पैसा वन बंधु कल्याण योजना के तहत, और बड़े परिणामलक्षी दोनों योजनाएं हुई और गुजरात का विकास के अंदर बहुत बड़ा ये दो योजनाओं ने योगदान किया। कई सारे नए प्रयोग भी करे। गुजराती को प्राधान्य देने के लिए झवेरचंद मेघाणी की जन्म जयंती के दिन वांचे गुजरात, मतलब गुजरात पढ़े, ऐसे कार्यक्रम से बच्चों को पुस्तक की ओर आकर्षित करने का कार्यक्रम किया। मैं मानता हूं सभी ने कार्यक्रम को जानना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए और अपने अपने जहां पर भी हम काम करते हैं उसको प्राधान्य देना चाहिए। बच्चे इतना ही पढ़ते हैं कि जितना उसको एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। शायद वो पढ़ाई लिखाई तो सफलता से कर लेंगे, मगर अच्छा नागरिक बन पाएंगे क्या? पढ़ाई लिखाई का व्याप अपनी एग्जामिनेशन के दायरे में नहीं लाना चाहिए। देश और दुनिया को जानना चाहिए, देश की संस्कृति, देश का इतिहास, आज की दुनिया में चलती हुई सारी हलचल और हमारे संस्कृति से साथ जुड़ी हुई अनेक चीजें जब तक व्यक्ति नहीं पढ़ता है वो पढ़ाई लिखाई परिपूर्ण नहीं मानी जाएगी। उन्होंने वांचे गुजरात कार्यक्रम किया, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का एक्सपेरिमेंट किया। ढेर सारे एक्सपेरिमेंट है जो कि ये इस प्रकार के नए प्रयोगों के कारण भी एक प्रकार का प्रकाश का आलय बनता गया और गुजरात के अंदर विकास की नई शुरुआत देखने को मिली। और 2013 आते आते 12 आते आते गुजरात के अंदर जो विकास हुआ है उस मॉडल की चर्चा देश भर के अंदर हुई, देश भर के अंदर हुई और सभी लोगों को लगा कि यही रास्ता हो सकता है। सभी लोगों को लगा कि गुजरात में होता है तो देश में क्यों नहीं हो सकता है। और 2014 का चुनाव आया। 2014 के चुनाव में यहां पर कैसी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल समाप्त कर चुकी थी और मनमोहन सिंह की सरकार के 10 साल के बाद स्थिति ऐसी थी कि देश में एक ऐसी सरकार थी कि जिसकी प्रधानमंत्री की कैबिनेट के हर व्यक्ति प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते थे। हर व्यक्ति अपने आप को ही प्रधानमंत्री मानता था। पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका था। देश की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं रहा था। विदेशों में देश का सम्मान शायद उस वक्त सबसे नीचे गया हुआ था। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, रोज एक नया भ्रष्टाचार, आंतरिक सुरक्षा के ढेर सारे सवाल खड़े हुए थे और ऐसे लगता था कि मानो कभी भी ये हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स कर जाएगी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय दिया कि गुजरात के मुख्यमंत्री 2014 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी होंगे। ढेर सारे आंदोलन होते थे। आंदोलन दिल्ली वालों ने तो देखी ही है। ये सब आंदोलनों के बीच में एक ही घोषणा ने एक नए प्रकार का परिवर्तन देश के अंदर, मैं तो इसका साक्षी क्योंकि मैं भी इस वक्त दिल्ली रहता था, उस वक्त दिल्ली रहता था, मैं साक्षी हूं उसका। अचानक परिवर्तन देखा और ये परिवर्तन जो आक्रोश था वो आशा में परिवर्तित होते हुए मैंने मेरे आंखों से देखा है। जिनको समाज जीवन की परिवर्तनों की नजर है वो आज भी पीछे रिवाइंड करके देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि जो आक्रोश बना तो हुआ था, नरेंद्र मोदी के नाम आते ही धीरे 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 आशा में परिवर्तित होगा कि चलिए चुनाव आ रहा है, पीछे की बात छोड़ दीजिए, मोदी जी के साथ जुड़िए और आगे हम अच्छा कर पाएंगे। ये भी प्रयोग कर कर देख लें।
और 14 में मैंने जैसे पहले कहा पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और वहाँ से मोदी जी का अब तक का 7 साल का कार्यकाल चालू हुआ और देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो इसका रेखांकन करना भी बहुत दिक्कत है। यहाँ बहुत सारे विद्वत जन बैठे हैं, ढेर सारे बड़े बड़े शब्द हैं, बड़े बड़े शब्द प्रयोग भी हम करते हैं, मगर मैं कहता हूं कि गवर्नेंस, रिफॉर्म, गुड गवर्नेंस, ये सारे जितने शब्द हैं वो किसी देश की समस्या को समाप्त नहीं कर सकते। कि देश की समस्या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, देश की समस्या सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है, देश के गौरव को भी संभालना है, देश की संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है, देश की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। एक अलग प्रकार के दृष्टिकोण की जरूरत होती है और वो जन नेता में ही होती है, उस नेता में ही होती है वो जमीन से ऊपर आया है। गरीबों का दर्द समझने वाला आदमी चाहिए। आर्थिक सुधार तो हो सकता है मगर वो आर्थिक सुधार का केंद्र बिंदु क्या हो? अर्थतंत्र के अलग अलग पैरामीटर के ग्राफ हो गया ना। आर्थिक सुधार का केंद्र बिंदु देश का गरीब से गरीब व्यक्ति होना चाहिए, तभी जाकर हम देश का विकास करें। सफल शासन की परिकल्पना क्या है? वो कुछ सर्कुलर निकाल देगा, कोई सो कॉल्ड रिफॉर्म कर देगा, इससे सफल शासन होता है ना। मैं फिर से एक बार आगे भी कहा है, मैं ट्रोल हुआ हूं, मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने इस देश के पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाया है, विदेश में देश का गौरव बढ़ाया। समग्र विकास का मतलब क्या है? देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। छोटे से बच्चे से लेकर वयोवृद्ध व्यक्ति तक निश्चित हो जाए कि इस देश को कोई उंगली उठाकर देख नहीं सकता। इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र खड़ा करना। कई बार हमले होते थे, उरी और पुलवामा में हुआ, दोनों बार, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करी और दुनिया भर के अंदर संदेश गया कि अब भारत की सीमाओं के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। और मित्रों, आप लोग इसको देशभक्ति की दृष्टि से देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी के एक साहसिक कदम के रूप में देख सकते हैं, देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी देख सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव उस दिन हुआ। हमेशा इस देश की रक्षा नीति, वैसे तो रक्षा नीति थी ही नहीं, मगर हमेशा इस देश की रक्षा नीति विदेश नीति के शैडो में रहती थी। नरेंद्र मोदी जी ने रक्षा नीति और विदेश नीति को स्पष्टता के साथ अलग कर दिया। हम सबके साथ दोस्ती चाहते हैं मगर हमारी सार्वभौमत्व पर कोई अतिक्रमण नहीं चलेगा। ये सारी चीजों का समावेश होता है तब सफल शासन होता है। आर्थिक सुधार भी जरूरी है, गुड गवर्नेंस भी जरूरी है, गरीबी उन्मूलन भी जरूरी, मगर इससे सफल शासन की व्याख्या नहीं की जा सकती। हमारे संविधान ने पूरा पढ़ ले तो उसके अंदर हमारे सामने क्या लक्ष्य रखे? गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर को उठाकर ऊपर लाना, देश को सुरक्षित बनाना, देश को समृद्ध बनाना, देश को शिक्षित बनाना, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना, देश को संस्कारित बनाना और देश को सुरक्षित बनाना, देश को समृद्ध बनाना, देश को शिक्षित बनाना, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना, देश को संस्कारित बनाना और देश के गौरव को दुनिया में ऊपर तक ले जाना। ये सब इकट्ठा होता है तब एक सफल शासन बनता है और ये सब इकट्ठा करने में जो नेतृत्व देता है वो सफल शासक बनता है। और नरेंद्र मोदी जी भले अपने आप को विनम्रता से प्रधान सेवक मानते, उनकी मान्यता है, बिलीफ है, मगर मैं कह सकता हूं कि सफल से सफल प्रधानमंत्री अगर कोई है आजादी के बाद तो श्री नरेंद्र मोदी है। क्योंकि
उन्होंने सारे बिंदुओं को समाहित कर कर भारत के गौरव का, भारत के विकास का एक बहुत अच्छा गुलदस्ता बनाया है। मित्रों, मैं योजनाओं पर तो 2-4 बातें जरूर रखूंगा बाद में, परंतु मैं नीतियां और योजनाएं किस प्रकार से बनी हैं वो जरूर बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं बनाते वक्त उसके साइज और स्केल को बदल दिया। पहले योजनाएं बनती थी कि इस बजटरी प्रोविजन में हम 10,000 लोगों को, उदाहरण के लिए 10,000 कहता हूं, कोई पकड़ न ले मेरी बात को, एग्जाम्पल के लिए 10,000 लोगों को पक्का घर देंगे। मोदी जी ने निर्णय किया कि देश के हर व्यक्ति को 2022 के पहले हम पक्का घर देंगे। साइज और स्केल दोनों बदल दिए। शौचालय के लिए अभियान पहले भी चलता था। कांग्रेस पार्टी के ये भाई बहन जो है आज भी कहते तो हमारा कॉपी किया है, मगर कितने शौचालय बने थे? 13 करोड़ शौचालय बनाने बाकी थे। अब हर साल 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, बहुत हुआ तो 5 लाख। मोदी जी ने तय कर दिया हर घर में शौचालय होगा। इस प्रकार से साइज और स्केल दोनों बदला। नीतियां कैसी बनी? जो केवल और केवल देश हित में थी, व्यक्ति, समूह, राज्य या पार्टी के अनुकूल नीतियां नहीं थी। नीतियां देश हित में बनी। और लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण चीज है मित्रों, जब आप देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए, देश को सुरक्षित बनाने के लिए आगे आते हो, तब नीतियां कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य का शासन का बारी तो जनता तय करती है। तो ज्यादातर लोगों ने 60 के दशक के बाद नीतियां ऐसी बनाई जो लोगों को पसंद आए। नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को पसंद आए ऐसी नीतियां नहीं बनाई, लोगों के लिए अच्छी हो ऐसी नीतियां बनाने का काम करा, डरे बगैर काम करा। निर्णय का केंद्र बिंदु 2 ही था। जहां तक सोशल वेलफेयर और आर्थिक बाबतों के फैसले करने थे या नीतियां बनानी थी, इसका केंद्र बिंदु भारत का गरीब से गरीब आदमी और भारत का नागरिक था। और जहां तक बाकी सारी नीतियां बनानी थी, इसका केंद्र बिंदु भारत था। इसके अलावा कोई और केंद्र बिंदु नहीं रखा। और इसके कारण ढेर सारे अलग, जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार के फैसले हुए। मैं बहुत हरीडली, क्योंकि मुझे दिया हुआ समय समाप्त होने जा रहा है, मगर बहुत हरीडली मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ फैसले बहुत कठोरता से, नोटबंदी का फैसला, सारे लोग खिलाफ थे। यूपी का चुनाव सर पे था, हमें भी मालूम था, ऐसा नहीं था कि हम नहीं जानते थे। यूपी जैसे बड़े राज्य का चुनाव आ रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी की जीतने की संभावना है, मगर धड़ल्ले से नोटबंदी का फैसला लिया। मुझे देश को अब ई पेमेंट की ओर ले जाना है और ये ब्लैक मनी को हम दूर कर कर रहेंगे। ढेर सारे फैसले, एक नोटबंदी नहीं, ढेर सारे आनुषंगिक फैसले, मगर मैं सब बता नहीं सकता। और उसको भुनाने का एक कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ममता, सपा, बसपा, सारे लोगों ने प्रयास किया, मगर जब यूपी का चुनाव समाप्त हुआ, सुपड़ा साफ हो गया। जनता मोदी जी के साथ खड़ी रही, क्योंकि इसमें मोदी जी का कोई स्वार्थ नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। इसके बाद 3 तलाक की समाप्ति का फैसला। एक बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लाए थे, राजीव गांधी ने एक दिन के लिए कहा कि भाई 3 तलाक समाप्त करेंगे और हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को अधिकार देंगे जो संविधान प्रदत्त है। दूसरे ही दिन जैसे ही फोन आने शुरू हुए, भाषण करने वाला बदल गया। पहले आरिफ मोहम्मद खान साहब ने भाषण किया था, फिर अब्दुल रहमान अंतुले ने भाषण किया और फैसला उलट दिया। मगर मोदी जी ने 3 तलाक पर फैसला भी लिया, इस पर डटे हैं और आज देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने का काम। 1 रैंक 1 पेंशन, सारे एक्सपेंडिचर के सचिव से लेकर आर्थिक विभाग के जितने सचिव हैं, वित्त मंत्रालय के, सारों की ना के बावजूद 1 रैंक 1 पेंशन का एक संवेदनशील फैसला लिया गया, क्योंकि
-45 डिग्री से +45 डिग्री तक देश की सीमाओं पर जो उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको, इसके परिवार को सुरक्षित करना इस राज्य की, इस देश की, इस शासन की जिम्मेदारी होती है। और बहुत बड़ा फैसला 1 रैंक 1 पेंशन का लिएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी फैसला कोई नहीं कर सकता था। सेनाओं के बीच में सामंजस्य बिठता ही नहीं था। सरकार ने सामंजस्य बिठाकर सबको एक पेज पर लाकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का फैसला किया। और 2 फैसले मैंने आगे बताया, सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक, सबके मन के अंदर एक बात बिठा दी कि भारत की सीमा और भारत के सार्वभौमत्व के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। उसको वही जवाब मिलेगा जो मिलना चाहिए। अगर शांति की बात करती है तो भारत सबके साथ शांति चाहता है। अनुच्छेद 370 और 35A। हमारे कार्यकर्ता भी कई बार नहीं मानते थे कभी भी हटेगा। मैं तो कार्यकर्ता बना उस दिन से। मैं पहली बार संघ की शाखा में 12 मार्च 1980 को गया था। तब से लेकर आज तक अनुच्छेद 370 और 35 से हटाएंगे 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 सुनता था। किसी को कल्पना नहीं थी। 19 में मोदी जी को मैंडेट मिला और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 को समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को दिया। सबको साथ लेकर पूरे देश भर में एक भी जगह दंगा नहीं हुआ, एक भी जगह फसाद नहीं हुआ। हम पर बहुत आरोप लगते हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी फसाद नहीं है, कहीं पर भी पटाखा नहीं जला और श्री राम जन्मभूमि के निर्माण का फैसला हो गया और आज निर्माण चालू। ये सारे फैसले, जिसमें फैसले लेने का दम है, वो ही ले सकता है मित्रों, और कोई नहीं ले सकता। विश्व पटल पर भारत की संस्कृति का अग्रदूत बनकर मोदी जी ने योग दिन को 177 देशों की सहमति लाकर आज हमारे योग को, आज हमारे आयुर्वेद को दुनिया भर के अंदर पहुंचाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद भारत की संस्कृति का ध्वजवाहक बनकर किसी ने यूएन में भाषण किया है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे वेदों उपनिषदों को पढ़िए, इसमें पर्यावरण संरक्षण के अलावा कोई चीज नहीं मिलेगी। क्या प्रकृति का दोहन कर सकते हो अपने जीवन निर्वाह के लिए, शोषण नहीं कर सकते हो। और पर्यावरण के हमारे वेदों के उपनिषद को, संदेश को मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर धड़ल्ले के साथ रखा और भारत इसकी अगुवाई करेगा। कर पेरिस सम्मेलन के अंदर पूरे विश्व ने भारत की अगुवाई को एक प्रकार से एक्सेप्ट किया और अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस गुड़गांव में आए। और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा फैसला है। और ये हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। पृथ्वी को बचाने के लिए, मानव जात को बचाने के लिए रिक्वायरमेंट है। ढेर सारे ऐसे फैसले उन्होंने दिए। और गरीब कल्याण को उन्होंने एक नई व्याख्या दी। देवेंद्र भाई थोड़ा एक्सप्लेन करते थे, मैं उसको अलग प्रकार से कहता हूं। यहां बहुत सारे आर्थिक जगत के विद्वानों और सालों तक काम किए हुए लोग भी बैठे हैं। आप लोगों की जीडीपी की व्याख्या जो थी ये शुष्क थी। आप मेरी बात को अन्यथा मत दीजिए, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। शुष्क थी, जिसके अंदर आंकड़े ही थे, कहीं मानव नहीं था। नरेंद्र भाई ने जीडीपी का मानवीय नजरिया और मानवीय जीडीपी को लोगों के सामने देखा है। विकास दर बढ़ना चाहिए मगर इसका बेनिफिशियरी व्यक्ति होना चाहिए, आदमी होना चाहिए, गरीब होना चाहिए। कोई मुझे बताए 35,000 करोड़ के शौचालय बनते हैं, अर्थतंत्र की गति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? इन्वेस्टमेंट ही है। मगर उसके साथ इस देश की 10 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को शर्म से मुक्त करने का काम होता है और सम्मान के साथ वो जीती है। आज हमें मालूम नहीं पड़ता दिल्ली के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, मुंबई के अंदर कि टॉयलेट न हो तो क्या हो। एक 15 साल की बच्ची को शौच क्रिया के लिए खुले में जाना पड़ता है, उसकी शर्म की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। वो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं क्योंकि वो
चाय बेचने वाले का बेटा है और इतनी गरीबी से ऊपर आकर इस देश का प्रधानमंत्री है। इस स्वच्छ भारत का अभियान उसी में से निकलता है। उन्होंने अपनी मां को चूल्हा फूंक कर खाना पकाते हुए देखा है, लकड़ियां और टहनियां जलाकर, और मां को खांसते हुए भी देखा है, आंख की ज्योति जाते हुए भी देखा है। जब 11 करोड़ गरीब माताओं बहनों के पास उज्ज्वला का गैस पहुंच जाता है, जीडीपी भी बढ़ता है और 11 करोड़ माताओं बहनों को एक प्रकार से एम्पावरमेंट भी होता है और उनको लगता है कि हाँ, आज हिंदुस्तान आजाद हुआ है। 70 साल तक नहीं लगता था। मित्रों, हर घर के अंदर नल पहुंचाना, हर घर के अंदर शुद्ध पानी पहुंचाना, मैं मानता हूं स्वास्थ्य की 70% रिक्वायरमेंट इससे खत्म हो जाएगी। इसका मूल कारण स्वच्छता और शुद्ध पीने का पानी न होना यही है। नरेंद्र मोदी जी ने बेसिक चीजों को, खर्चा स्वास्थ्य पर तो करो जो जरूरी है, परंतु स्वास्थ्य बिगड़े ही नहीं है इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करो। तो स्वच्छता का आंदोलन और हर घर नल का आंदोलन अगर पकड़ लेते हैं तो मैं मानता हूं कि ये स्वास्थ्य की समस्या में भी काफी सुधार होता है। मल्टी डायमेंशनल एक प्रकार से निर्णय था। लगभग 81 जिलों में 100% गांवों में आज पानी पहुंच चुका है और मुझे भरोसा है 15 अगस्त 2022 तक हम इसको बहुत सारा अचीव कर लेंगे। कुछ बचा खुचा होगा तो 24 के पहले समाप्त कर देंगे। 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली ही नहीं पहुंची थी, खंभा ही नहीं था। मैंने कहा ना, टुकड़ा 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 पॉलिसी थी। 50 गांव, 100 गांव, 20 गांव जोड़ते जाते थे। 20,000 गांव समाप्त हो गए जो आइलैंड पर थे, वो सब मिलाकर 20,000 गांव, 18,000 स्थापित गांव। मगर हर घर में बिजली नहीं थी। मोदी जी ने एक अभियान लिया, हर घर में बिजली पहुंचेगी। हर बच्चे को अपने एग्जामिनेशन देने का अधिकार है। हर बूढ़े बाप को बीमारी में पंखे के साथ सोने का अधिकार है। और आज अगर 75 साल के बाद भी हम बिजली नहीं दे सकते हैं तो ये गरीब के लिए तो आज़ादी के कोई मायने ही नहीं है। हर घर में बिजली पहुंचाई, 2 करोड़ लोगों को आवास देने का काम किया। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं 2022 15 अगस्त के पहले हर व्यक्ति को घर देने का काम समाप्त हो जाएगा। 60 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा खर्चा आज सरकारें उठा रही हैं। इसका मतलब है 60 करोड़ लोग अपने बीमारी के खर्चे से, चिंता से मुक्त हो गए। कई सारे लोग अकारण मृत्यु होते थे, ना पैसा होता था ना वो चाहते थे। आज हर व्यक्ति को कम से कम अपने इलाज कराने का एक अधिकार नरेंद्र मोदी को दिया है। और अभी अभी हमने 100 करोड़ वैक्सीन पास का लक्ष्य पार कर लिया है। मित्रों, 130 करोड़ के देश को दोनों डोज 100% मुफ्त देना, मैं मानता हूं किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का इतना कलेजा नहीं है जो ऐसी घोषणा करे और इसको इम्प्लीमेंट करे। 43 करोड़ बैंक खाते खोले गए। बैंक खाते खुले तब तो लगता था क्या होगा इससे। कई सारे नेता भाषण भी करते हैं, अंदर क्या होगा, तो बैंक खाता खोलकर उसको घर में क्यों पासबुक और चेकबुक। जब बढ़ा रहे हो, बोझ बढ़ा रहे हो। जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम चालू हुई, विधवा सहाय का पैसा सीधा विधवा के बैंक अकाउंट में चला गया, वृद्ध सहाय का पैसा सीधा वृद्ध के घर में चला गया। कोरोना आया, 20 करोड़ माताओं को 500 रुपया हर महीने दिया नरेंद्र मोदी जी ने, दिव्यांगों को दिया। जब सीधा इसके अकाउंट में चला गया, बिचौलिया ही नहीं बचा, आधा पैसा लोग खा जाते थे उससे बचे। तब मालूम पड़ा कि जनधन योजना क्या है। इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिसका इसके देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़ाव ही नहीं था। 43 करोड़ खाते खुलने के बाद इसका अर्थतंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। और मित्रों, मानता हूं बहुत अब तक 19 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत लोगों के घर में पहुंच गया है। और 80 करोड़ लोगों को कोरोना के अंदर 1.5 साल तक मुफ्त पर व्यक्ति 5 केजी गेहूं या चावल देने का काम कर कर इस सरकार ने मानवता कैसी होती है इसका।
सुरक्षा के मामले में भी बहुत सारे निर्णय वो जो सालों से पेंडिंग थे। मैंने कहा जैसे 370-35 से सीए का फैसला किया, वन रैंक वन पेंशन का फैसला किया, उत्तर पूर्व में बोडो ब्रू पुनर्वसन कार्बी आंग्लोक समझौता उसको करा, नक्सलवाद को भी 3 दशक में पहली बार मृतकों की संख्या को 200 के नीचे लाने का काम हुआ है। और किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को उनकी जो एमएसपी है उसको उनके खर्च से 50% ज़्यादा तक ले जाने का काम किया। और इस देश के सारे किसानों को हर साल 6,000 रुपया मोदी जी भेजते हैं। अब मुझे कई लोग कहते हैं 6,000 रुपये में क्या होगा। मैं हंसता हूं उनके सामने, क्योंकि भैया तेरे लिए 6,000 रुपया एक डिनर की कॉस्ट है। मैं समझ रहा हूं आप ये जो सवाल मुझे किसानों के हमदर्द बनकर पूछ रहे हो। इस देश में 60% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1.5 एकड़ से कम भूमि है, और 1.5 एकड़ की खेती के लिए इसकी इनपुट कॉस्ट 6,000 से ज़्यादा नहीं है। तो पूरी इसकी इनपुट कॉस्ट मोदी जी भेज रहे हैं। इन लोगों ने ऋण माफ करने की व्यवस्था की डिमांड की और व्यवस्था करते थे, हमने ऋण न लेना पड़े इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम। ये दृष्टिकोण में अंतर है, ये अलग प्रकार का दृष्टिकोण है। इंश्योरेंस, डिफेंस, कई क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ी सूची है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। काला धन के लिए या रिफॉर्म के लिए इसके अंदर एफडीआई को खुला किया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का 7 कंपनियों में विभाजन कर इस देश को मैन्युफैक्चरिंग का मतलब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का प्रयास किया। सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, इससे भी बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले दिनों में आने वाले हैं। मित्रों, इन्होंने एक नई शुरुआत करी पॉलिसी बनाने की। जैसे इस देश में पहले कभी ड्रोन पॉलिसी की चर्चा ही नहीं हुई थी। अंतरिक्ष को हमने इसरो के भरोसे छोड़ा हुआ था। तो ड्रोन के लिए, स्पेस के लिए, माइनिंग के लिए, कोल माइनिंग के लिए पीआईएल का पॉलिसी, जो एक्सपोर्ट में जहां हम पिछड़ रहे हैं, उत्पादन नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। एग्रीकल्चर के लिए इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का अप्रोच, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन को संयुक्त कर एक सुग्रथित कृषि विकास की योजना बनाना, इसके अंदर मधुमक्खी पालन जैसे भी छोटी छोटी चीज़ों को डाल दिया। नई शिक्षा नीति लाने का काम किया है जो हमारी भाषाओं को भी महत्व देगी। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भाषा में शायद 1 घंटा न बोल पाए। मैं कोई टॉन्ट या तंज कसने नहीं आए, दुर्भाग्य की बात है जिस प्रकार से देश चला। मेरा आप सबसे आग्रह है और मीडिया के माध्यम से देश भर के माँ बाप अपने बच्चों से अपनी भाषा में बात करें, इतना कर लीजिए, वरना हम भाषा बगैर करें। भाषा रोजगारी का जरिया नहीं है, भाषा अभिव्यक्ति का जरिया है। भाषा रोजगारी का सिर्फ जरिया नहीं, रोजगारी का जरिया हो सकता है, दूसरी भाषा बच्चा सीख लेगा, मगर भाषा इस देश को समझने का जरिया है। इस देश की संस्कृति, इस देश के रिवाज, इस देश के इतिहास को समझने का जरिया है। अगर हमने हमारी भाषा ही गवा दी तो मैं कई ऐसे लोगों को मिलता हूँ, देश के नाम देना नहीं चाहता, मैं उनको पूछता हूँ आपकी भाषा कौन सी थी, तो सर नीचे डाल देते हैं, उनकी भाषा बची ही नहीं। इतना बड़ा देश इस स्थिति में ना आए, इसलिए नई शिक्षा नीति के बहुत सारे डायमेंशन हैं, मगर मैं जिस पर थ्रस्ट देता हूं मैंने आपके बार सामने रखा। स्वास्थ्य नीति के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। स्वास्थ्य की पॉलिसी के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है कि नीचे तक, ग्राउंड रूट लेवल तक स्वास्थ्य चला जाए, और एक हाइब्रिड मॉडल स्वास्थ्य को संभालने का, सरकारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेट, ये तीनों का एक हाइब्रिड मॉडल खड़ा हो। जल शक्ति के लिए पर भी बहुत बड़ा कर सारा सुग्रथित कर उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया है, और ढेर सारे करप्शन को रोकने का काम किया है। बहुत सारे कानून भी आए हैं, मैं इसमें पचड़े में जाना नहीं चाहता, बहुत लंबा हो जाएगा, मगर मैं जैम का उदाहरण देना चाहता हूँ। जैम के माध्यम से सारी सरकारी कचहरी परचेज
ये लगभग लगभग भ्रष्टाचार विहीन हो गई और जैम का दायरा भी बढ़ रहा है, जैम का दायरा और बढ़ने वाला है। और ये सारी चीज़ों में हम बहुत बड़ा परिवर्तन लेने चाह रहे हैं। मोदी जी ने आत्मनिर्भर का नारा दिया है, भारत को हम आत्मनिर्भर बनाएं। हम आज तक क्रेडिट कार्ड बाहर का ही उपयोग करते थे, आज भी बहुत सारे लोग यहाँ अगर चेकिंग करें तो बहुत सारे लोगों के पॉकेट में गए बाहर का भी होगा, मगर यूपीआई एक ऐसा जरिया बन गया जिससे आज करोड़ों लोग जुड़ गए हैं और एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भर भारत का दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने बांग्लादेश सीमा का विवाद का भी समापन किया है। एक नया कंसेप्ट जो गुजरात में उन्होंने लॉन्च किया था, मिशन कर्मयोगी। सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप मिनिमम आपका जीवन निर्वाह जितना धन देकर देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। ये भाव को खड़ा करने के लिए मिशन कर्मयोगी को बनाया और ढेर सारे ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिसको इतने कम समय में कहा नहीं जा सकता। एयरपोर्टों के निर्माण से लेकर मैन्युफैक्चरिंग हब से बनकर डिफेंस कॉरिडोर से लेकर ढेर सारे बड़े बड़े फैसले हुए। मेरा इतना ही कहना है कि लोकतंत्र के अंदर परिणाम लाने की जो बात है, जो यहाँ आज सेमिनार का विषय रखा गया है, डिलीवरिंग डेमोक्रेसी, ये अगर लाना है तो हम सब ने इसका स्टडी कर हम सब जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं ये पॉलिसी के पूरक बनने का काम करें। हर व्यक्ति जरूरी नहीं है कि सार्वजनिक जीवन में आ सके। कोई सरकारी कर्मचारी होगा, कोई सरकारी अधिकारी होगा, कोई नागरिक होगा, कोई व्यापारी होगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई रक्षा में अपना जीवन देता होगा, कई लोग सार्वजनिक जीवन में होते। अगर हम ये सारी जो नीतियां देश के विकास के लिए बनी है इसको हम पूरक बन जाए, इसकी स्पिरिट को पकड़ लें कि भाई काले धन की समाप्ति तो मैं कम से कम इसके अंदर वृद्धि नहीं करूंगा, स्वच्छता तो मैं अपने परिसर को स्वच्छ रखूंगा। इतना अगर हम कर लेते हैं तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी ने खड़ा किया है इसके माध्यम से मिल सकता है। मित्रों, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दो लक्ष्य है, एक तो जिन्होंने आज़ादी दिलाई उनको याद करने का, नई पीढ़ी को उनका जज्बा, उनका देशभक्ति और उनके बलिदान की संस्कार निचली नई पीढ़ी को नीचे तक परकोलेट करने का, और दूसरा है संकल्प लेने का कि देश जब 100 साल आज़ादी होगा तब देश कैसा होगा। और सबने बड़े बड़े संकल्प नहीं लेने हैं, मगर मेरा आग्रह है कि हर व्यक्ति एक संकल्प कम से कम छोटा लीजिए कि मैं कभी ट्रैफिक का नियम का उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं कभी भी मेरे खाने की थाली में जूठा अन्न नहीं छोड़ूंगा। छोटे छोटे फैसले कर दीजिए, मगर उसको जीवन पर्यंत मनाएंगे। एक बच्चा अगर आज छोटा फैसला ले लेगा तो ये जीवन पर्यंत बनाता है तो देश में बहुत बड़ा सुधार आएगा। आपको लगेगा मेरे एक फैसले से क्या होगा, अगर 130 करोड़ लोग संकल्प लेते हैं तो 130 करोड़ संकल्पों का संपुट माँ भारती को विश्व के अंदर बहुत आगे के स्थान पर पहुंचाएगा, इसके मुझे विश्वास है। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वस्पर्शी और सहभागिता और प्रयोग, ये सब जो शब्द हैं जो माननीय अमित शाह जी ने कहा, अब सोचिए कितनी गहराई तक जाकर गवर्नेंस हुआ है। मैं आखिर में धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए रविंद्र साठी जी को आमंत्रित करूंगा जो डायरेक्टर जनरल